यूं तो अनुभव के रास्ते पर बहुत से मिलते हैं हमें हमसफर, पर जो साथ चलता है वही सहगामी होता है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और रेडियो के बीच में ऐसा क्या तालमेल है जो हमारे संस्थान को और उसके विकास के कार्यों में एक नया बल देता है? आप एक एक घंटे तक देखते रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं सब काम को छोड़ के, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देखते रह जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो आपको इंगेज करता है, जो लर्निंग कंटेंट आपको इंगेज करता है। जब आपने पीएचडी कर ली तो उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे शुरू हुई? तीनों मिलकर के एक टीचर को अच्छा बनाता है, तो वो तीनों फ्रेम पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, अतिथि एट NIVH में आप मुझे सुन पा रहे हैं और आज इस प्रोग्राम में 91.2 NIVH हेलो दून में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर के लिए मैं 2 पंक्ति अवश्य कहना चाहूँगा। अनुसंधान ही है मेरा विषय, नित्य प्रति नए खोज करता हूँ। अनुसंधान से ही ढूंढता हूँ मैं मील के पत्थरों को और उनकी बौद्धिक कार्यकुशलता में नित्य नए रंग भरता हूँ। तो चलिए सर से ही जानते हैं सर का परिचय। सर, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार। और आप इस संस्थान में कितने साल से कार्यरत हैं और वर्तमान समय में आप किस पद पे कार्यरत हैं? वर्तमान में मैं यहाँ पर सहायक प्रोफेसर के पद पर हूँ और मैं करीब पूरे 7 साल पूरे करने जा रहा हूँ। अब कुछ 10 दिन बाकी हैं जी, वरना पूरे 7 साल मेरा इस संस्थान में पूरा होने को जा रहा है। बिल्कुल सर। सर, साथ में ही चलते हैं क्योंकि आप स्वभाव से ही बहुत हंसमुख हैं। तो सर से जानते हैं सर के बचपन के विषय में। सर, आपका बचपन कहाँ बीता और आपका जन्म कहाँ हुआ? हाँ, मेरा जन्म बिहार के सहरसा जिले के एक गांव है मंगवार, जो मेरा नाना नानी का घर है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। जी सर। और मैं पला बढ़ा तो झारखंड में, आज के झारखंड में, उस समय तो बिहार ही था। और वो धनबाद जिले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव जैसा ही था, एक कॉलोनी था जो कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक कॉलोनी बसाई गई थी। छोटा सा कस्बा था, इसका नाम था मुराइडी कॉलोनी। पूरा बचपन, स्कूलिंग एज तक सारे बचपन के जो समय हैं वो उसी जगह पर बीते हैं। बिल्कुल सर। सर, साथ ही चलते हैं आपके प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। आपकी प्राथमिक शिक्षा भी क्या वहीं से हुई या प्राथमिक शिक्षा के लिए आप कहीं और गए? नहीं, मेरी शिक्षा वहीं हुई जी। और उसी जगह एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था। वो बहुत सिस्टमेटिक नहीं, 2 कमरे में 5 कक्षाएं चलती थी, वहीं पे पढ़ा। जी सर। फिर जो वहाँ स्कूल की पूरी 10वीं तक की जो पढ़ाई लिखाई है मेरे वही आसपास ही छोटे मोटे विद्यालयों में ही हुई और पूरी तरह से हिंदी मीडियम के जो विद्यालय थे वहाँ पर जी, उनमें ही मैं पढ़ा। जी। और वहाँ के बाद जो 11वीं 12वीं करने के लिए वहाँ एक ट्रेंड हुआ करता था उस समय। बिल्कुल कि जो थोड़ा पढ़ने में ठीक है जी। तो 10वीं कक्षा में हमारे पूरे विद्यालय में 3 लोग ही प्रथम स्थान पाए थे। तो फिर मुझे भेजा गया पटना पढ़ने के लिए, ये सोच के कि बहुत थोड़ा कुछ अच्छा करूं मैं अपने जीवन में। तो मैं 11th 12th वहीं किया। बाद में 2002 में मैं NIPVD में जो BA BEd VI 4 ईयर इंटीग्रेटेड था, मैं यहीं पर इसी देहरादून कॉलेज एजुकेशन पूरा करने के लिए BA BEd VI के लिए यहाँ पर आया। फिर यहाँ जो BA BEd पूरा करने के बाद मैं 1 साल 2006 में पास आउट हुआ और 1 साल मैंने राजअंत विद्यालय करके इलाहाबाद में, प्रयागराज जो आज का है, वहाँ पर एक स्कूल है उस शहर में, अच्छा विद्यालय है। तो वहाँ पर 1 साल मैंने टीचर के रूप में काम किया। फिर उसी साल मुझे जाना था, एडमिशन नहीं हो पाया था, तो एमएड मेरी फिर 1 साल एक टीचर के रूप में कार्य करने के बाद फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने एमएड किया। बिल्कुल सर। और बाद में जाकर के फिर काम करने के दौरान ही मैंने PhD भी की BHU से ही। बिल्कुल सर। शिक्षा एक ऐसा विषय है, जब हम शिक्षा के पथ पर चलते हैं तो हमें जगह जगह से एक एक बारीक चीज़ों को उठाना पड़ता है और उसके साथ ही हमारा जीवन एक सही रास्ते पर और एक नवीन रास्ते पर आगे बढ़ता है। चलिए सर से जानते हैं कि सर, जब आपने PhD कर ली तो उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ, प्रोफेशनल जर्नी तो 2007 में एमएड करने के बाद से ही लगभग, जो मैंने कहा एमएड के पहले भी मैंने 1 साल टीचर के रूप में काम किया और उसके बाद प्रोफेशनल जर्नी अच्छी रही।
काफ़ी बदलाव मेरे लाइफ में आया। जी। देहरादून आने तक मैं कहीं भी लगभग 1.5 साल से ज़्यादा टिका नहीं। बहुत सारे संस्थाओं में काम करने का अवसर मिला, जो मुझे सीखने का भी बहुत एक मैं मानता हूँ कि अनोखा समय था। जी। मैंने कुछ दिनों तक काम किया है जो इंदौर में एक संस्था है, मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, वहाँ पे भी काम किया। फिर नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, जो वहाँ पश्चिम बंगाल सरकार की एक राज्य स्तरीय मुक्त विश्वविद्यालय है, वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। फिर BHU में मैंने काम किया करीब 2 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ही, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी, तो मैंने वहाँ पर काम किया। उस समय मेरा PhD में वहाँ एनरोलमेंट भी हुआ जब मैं वहाँ काम कर रहा था। तो फिर बाद में मुझे एक अवसर मिला, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, एनहांसिंग टीचर इफेक्टिवनेस इन बिहार। तो टीचर एजुकेशन संबंधी एक प्रोजेक्ट था बिहार में। वो कोई विशेष शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अच्छा सा प्रोजेक्ट था जो पूरे बिहार में पूरे डाइट और SCRT के उत्थान को लेकर के था। तो उस प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी, वहाँ की जो PMU होती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है, तो उसके एक मुख्य सलाहकार के रूप में मैं वहाँ एक काम किया हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ चला आया। बिल्कुल सर। पथ सदैव अनुगामी होता है और साथ सदैव सहगामी होता है। यूं तो अनुभव के रास्ते पर बहुत से मिलते हैं हमें हम सफर, पर जो साथ चलता है वही सहगामी होता है। इसके साथ ही हम चलते हैं सर, ये जानना चाहते हैं सर हम आपसे कि सर आप यहाँ के प्रोफेशनल जर्नी के विषय में बताइए, किस प्रकार से आपने यहाँ कौन कौन से विभाग में कार्य किए? मुख्य रूप से तो मेरी यहाँ जो तैनाती हुई या नियुक्ति हुई वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुई। तो जो इस 7 साल के दौरान बहुत अनेक अवसर मिले। ये बहुत एक बड़ी संस्थान है और बड़ी संस्थान के जगह बहुत लोगों ने इसको अपनी मेहनत, अपने सपनों से सींचा है जी। तो बहुत सारे कुछ काम, छोटे मोटे जो इनिशिएटिव, जो अतिरिक्त चार्ज मिलते रहे, प्रभार मिलते रहे जी, उसमें मैं करता रहा। और साथ ही अपने उस फैकल्टी के रोल के रूप में भी मैंने कोशिश किया है कि जस्टिफाई कर सकूं। 2016 में जब मैं आया, कुछ दिनों बाद मुझे कुछ दिन हॉस्टल के चार्ज मिले, तो वहाँ भी मैंने कोशिश की कुछ नवाचार करने का जी। मुझे IT का चार्ज मिला। इसी तरह से एक जब राष्ट्रीय सुगम पुस्तकालय का चार्ज मिला जी, रेडियो वगैरह भी इसमें शामिल था उस समय, बहुत पहले जी। तो उस समय भी कोशिश की गई कि कुछ नवाचार किए जाएं। कोविड के समय खास करके हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इस टीम ने, यहाँ के सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने ट्विटर से एक हमारा वीडियो भी उस समय शेयर किया था जब हम लोग इसमें काम करते थे। कोविड के समय सभी लोग नहीं, अपने अपने घर से भी पूरा टॉकिंग बुक्स, जितने ऑर्डर्स होते थे सबको हम लोग जनरेट करके यहाँ पर डालते थे। वर्तमान में अभी M.Ed का चार्ज है, जो M.Ed पाठ्यक्रम या कार्यक्रम यहाँ चलता है जी, उसका चार्ज है जी। तो कर रहा हूँ। तो कई सारे इस तरह के प्रभार मिलते रहते हैं जी। उनका निर्वहन करना हम समझते हैं दायित्व है हमारा, हमारा ही संस्थान है, तो हम लोग को, सब लोगों को मिलकर के इसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सर। सर ने बताया IT, सुगम्य पुस्तकालय, रेडियो, प्रौढ़ान प्रशिक्षण केंद्र TCAB और साथ में M.Ed मेंटेनेंस यानी रखरखाव विभाग, सभी का चार्ज सर को मिला। सर मैं जानना चाहता हूँ कि IT और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और रेडियो के बीच में ऐसा क्या तालमेल है जो हमारे संस्थान को और उसके विकास के कार्यों में एक नया बल देता है? हमेशा कुछ ना कुछ चीज को, गतिशीलता ही किसी संस्थान को आगे ले जाती है जी सर। अगर गतिशीलता नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। पहले काम करने के तरीके अलग थे, या रिकॉर्ड रखने के, अभी हमारे सामने बहुत सारे कैसेट्स हैं, या पहले कैसेट में रिकॉर्ड करते थे, फिर बाद में CD पे रहा है, अब हम क्लाउड पे स्टोरेज कर रहे हैं जी। तो इस तरह से हमें हमेशा क्रमवार आगे बढ़ना होगा। IT का रोल अभी हर जगह है। बिल्कुल। वो अक्रॉस द पूरा का पूरा सिस्टम और डिपार्टमेंट नेटवर्क, हाँ IT की जरूरत है। तो अब IT, मुझे नहीं लगता कि IT एक यूनिट के रूप में चाहिए जी। हर एक डिपार्टमेंट को अपने IT स्ट्रेंथनिंग पे काम करना चाहिए जी। ताकि जैसे मान लीजिए अगर रेडियो है तो रेडियो के भी IT का अपना एक क्षेत्र है कि कैसे वो अपने डाटा को क्लाउड पे स्टोर करें, लोगों के लिए सुलभ कराएं जी। किस तरह से जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लर्निंग कंटेंट सुलभ हों क्लाउड पे या किसी तरह से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब इस क्लाउड या IT होने से, सब जगह आप सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं
बिल्कुल दो चीजें बहुत जरूरी हो रही हैं। एक तो नेविगेशन और दूसरा एंगेजमेंट। जी नेविगेशन इन संदर्भ में कि हमने 1000 चीजें बना ली, बिल्कुल सर। 1000 चीजों को रखा कहाँ पर, कौन कैसे एक्सेस करेगा, जी और क्या हमारे जो चीजें हम बना रहे हैं वो एंगेज कर रहे हैं लोगों को, या बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। आप देखिए, आप उठाइए यूट्यूब खोलिए, रील्स देखने लग जाते हैं, जब बिल्कुल वो इंगेज कर देता है आपको, आप जी, एक एक घंटे तक देखते रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं सब काम को छोड़ के, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देखते रह जाते हैं। जी तो कहीं ना कहीं जो वीडियो आपको इंगेज करता है, जो लर्निंग कंटेंट आपको इंगेज करता है, जी तो वो स्पेशल एजुकेशन के लिए ज़्यादा जरूरी है। उन बच्चों के लिए हमारी आवश्यकता है कि हम ऐसे कार्यक्रम को बनाएं जी जो बच्चों को या विद्यार्थियों को इंगेज कर रहे हो, टीचर्स को इंगेज कर रहे हो। सर, आपने जैसे आईटी के नेटवर्किंग के विषय में हमें बताया, हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्टिविटी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैबोरेशन से ये इंस्टीट्यूट चलता है। तो जैसे सुगम्य पुस्तकालय में विद्यार्थियों के द्वारा ही उसका सही जजमेंट किया जा सकता है कि उन्हें किसी भी विभाग से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जैसे भूतपूर्व में आप अल्पदृष्टि केंद्र के भी इंचार्ज थे, तो वहाँ पर लो विजन बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है जो हमारे प्रशिक्षणार्थियों की सहायता करे, और समय समय पे टीसीएबी, विशिष्ट शिक्षा विभाग और एमएसवीएच को एक और नई उन्नति के शिखरों पर आगे लेकर जाए। देखिए, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है अभी हमारे वर्तमान में हमारे देश में, जी इससे पहले जो एक्ट रिपील हो गया, जी जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जी उन दोनों एक्ट में जहां 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, जी इस बार 21 प्रकार की दिव्यांगता है। जी। दोनों में अगर आप गौर से देखें तो जो लो विजन है, जी लो विजन को हमेशा डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। जी यानी बिल्कुल उनकी आवश्यकताएं भिन्न हैं। यानी कि अगर हम दृष्टि बाधा को देखें जी तो दृष्टि बाधा एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर कई सारी स्थितियां हैं। बिल्कुल ना दिखने वाले लोगों से लेकर के, उसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने दृष्टि का कार्यात्मक उपयोग कर सकते हैं। जी ऐसी एक स्थिति है जी जहां पर वो अपनी दृष्टि का, बची हुई दृष्टि का जी क्रियात्मक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जी तो जब वो कर सकते हैं तो दृष्टि बहुत ही प्रभावी संवेदना होती है, एक जी, ऐसा बिल्कुल सेंसेशन है जो आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल जिनके पास दृष्टि होती है वो पहले देखना चाहते हैं। बिल्कुल अगर उन्हें कोई पुकारता भी है कि ए इधर सुनो, तो बिल्कुल। पहले वो पीछे घूमता है, बोलता है हाँ बताओ। यानी कि दृष्टि इतना डोमिनेटिंग सेंस ऑर्गन है कि दूसरे सेंस ऑर्गन को काम करने से रोकता भी है। आप बहुत जगह आप गौर से देखेंगे तो जी लो विजन सेंटर इसी एक परिकल्पना के साथ कि कैसे हम जो बच्चे दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं, पोटेंशियल है यूज करने में, जी वो कैसे और अधिक यूज कर सकें, कैसे उनके क्रियात्मक या क्रियाकलापों में कैसे कोई ट्रेनिंग उनको मदद कर सकती है, कैसे हम पहचान कर सकें उनकी कि कौन सा जो बच्चा है वो कितना रूप से प्रभावित है। विजुअल स्किल्स बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल सर। विजन अलग चीज है, विजुअल स्किल्स अलग चीज है। तो विजुअल स्किल्स को कितने कोई परफॉर्म कर सकते हैं, फिर उसी के आधार पर उनकी ट्रेनिंग हो सके, या उनके लिए उपकरण बिल्कुल अलग होंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को 30 डायोप्टर का लेंस चाहिए, किसी बच्चे को 20 डायोप्टर का लेंस चाहिए। एक ही हैंड हेल्ड मैग्नीफायर को हम सबके लिए उपयोगी नहीं मान सकते। इन सभी चीजों को सोच करके इस केंद्र की शुरुआत की गई थी, और उस केंद्र में एक फ्यूजन था जहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठ रहा है, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठ रहा है, स्पेशल एजुकेटर आ रहे हैं, तीनों कंबाइंड रूप से डिसीजन ले रहे हैं। एक टीम कंबाइंड रूप से डिसीजन ले रही है कि एक बच्चे के लिए कैसा कोई हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो उनके स्टडी में हेल्प कर सके। जी जी बिल्कुल सर। सर, अब चलते हैं विशिष्ट शिक्षा विभाग के अंदर। अभी आपको एमएड का भी इंचार्जशिप दिया गया है, तो एमएड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए ऐसी कौन सी नई योजनाएं हैं जिस पर अभी आप कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में उसको और सुधारने की आवश्यकता है? बच्चों को इंगेज करना रिसर्च वर्क में एक चुनौती है। जी सर। बच्चों को जैसे 2 साल का एमएड हो गया, पहले 1 साल का होता था। बिल्कुल सर। तो अब रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस करें बच्चे, इसलिए ऐसी मंशा के साथ 2 साल का किया गया था। जी उस समय पूरी परिवर्तन आए थे टीचर एजुकेशन में। जब 2009 में एनसीएफटी आया कि टीचर एजुकेशन का करिकुलम फ्रेमवर्क कैसा हो, फिर 2015 से सारे करिकुलम चेंज हुए। तो एक लंबी श्रृंखला रही कि कैसे टीचर के प्रोग्राम को, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया जाए। जी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एमएड में जो टेकर्स थे वो कम हुए,
जी। हर जगह पूरे कंट्री में ये महसूस किया गया कि जो एमएड करने वाले जो एस्पिरेंट थे वो कम हो गए, कम एस्पायर करने लगे, कम लोग आने लगे, कम लोग फॉर्म भरने लगे। लेकिन धीरे धीरे फिर वो ठीक हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है उनको रिसर्च के रूप में इंगेज करना। जी। क्या उनका रुझान उस तरफ से है या सिर्फ वो एक विद्यार्थी के रूप में एक पाठ्यक्रम को पूरा करने आए। जी। तो आज के बच्चों में सिर्फ मैं तो यही कहूँगा कि रिसर्च के प्रति उनको ज़्यादा जोड़ पाऊँ, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। कि पहले ही साल में उन्हें टॉपिक वगैरह और प्रपोजल वगैरह के लिए जोर दिया जा रहा है। जी। लेकिन हर जगह यही होता है कि जब तक 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक टीचर के कॉम्पिटेंसी को मैं 3 भाग में बांट करके समझ सकता हूँ, तो ये आप भी समझ सकते हैं। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्किल और तीसरा होता है एटीट्यूड। इन तीनों चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। नॉलेज के स्तर पर भी कि कंटेंट की उनकी पूरी समझ हो, नॉलेजेबल हो, वो टीचर नॉलेजेबल बने। दूसरा होता है स्किलफुल बने, कोई काम करना है तो वो टास्क को कंप्लीट कर सके। जैसे किसी चीज़ को समझना अलग बात है और उस टास्क को पूरा कर पाना अलग बात है। और तीसरी बात होती है एटीट्यूड। क्या आप उसको कराने के लिए, उस परिवर्तन को लाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, या आपकी इच्छा या मनसा है कुछ नया सीखने की। ये सब एटीट्यूड का हिस्सा है। यानी अभिवृत्तियों का समूह चाहिए, कुशलताओं का समूह चाहिए और ज्ञान का तो चाहिए ही चाहिए। तो तीनों मिलकर के एक टीचर को अच्छा बनाता है। तो वो तीनों फ्रेम पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनमें अभिवृत्ति का परिवर्तन हो, एक टीचर बनने के लिए तैयार हो, एक मतलब टीचर एजुकेटर बनने के लिए तैयार हो। क्योंकि एमएड वाले सभी टीचर एजुकेटर होते हैं। एक उनमें स्किल आए, वो रिसर्च के अपने एक्टिविटी को प्रमोट कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिसर्च का, उससे जुड़े हुए छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ का। और ज्ञान के रूप में कंटेंट की समझें उस चीज़ों को, क्योंकि बहुत बार नॉलेज बहुत अलग चीज़ है। बिल्कुल। टीचर का रोल लर्निंग को फैसिलिटेट कराने का होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। साथ में प्रोग्राम के अंत में चलते हैं। सर, आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। अपने जो काम है उनके प्रति निष्ठावान हो, मतलब अपने आप को बदलते रहें। बिल्कुल। और वो फ्लेक्सिबल रखें। और 3 जो आयाम मैंने बोला, बिल्कुल, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, तीनों में काम करने की हमेशा जरूरत है। बिल्कुल सर। इस कॉम्पिटेंस, जो टीचर का जो एक कॉम्पिटेंस है या कोई आदमी का ही कॉम्पिटेंस है, वो तीनों चीज से निर्धारित होता है कि आप उस क्षेत्र में कितना ज्ञान रखते हैं, आप उस क्षेत्र में कितनी कुशलता रखते हैं, और आप उस क्षेत्र के प्रति आपकी अभिवृत्ति कैसी है। बिल्कुल। आप दोनों रख करके भी अभिवृत्ति नहीं है तो आप नहीं करना चाहेंगे। आप ज्ञानवान भी हैं, आपको करना भी आता है, लेकिन एटीट्यूड है कि नहीं करना है, बिल्कुल, तो नहीं करेंगे। एटीट्यूड है, ज्ञान है, स्किल नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे। तो तीनों का तालमेल एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। तो चलिए, अतिथि एट NIVH में अतिथियों का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होगा। इसी के साथ 91.2 NIVH हलोदून में आए हुए सभी श्रोताओं को और हमारे अतिथि डॉक्टर पंकज कुमार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना मूल्यवान और कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।